इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कम डायरेक्टर्स हैं जिनकी मूवी में किसी सुपरस्टार का होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद एक सुपरस्टार है। मूवी के एक पोस्टर में उनका नाम लिखा हो तो मतलब है कि उस मूवी को देखने वाले लोगों की कमी नहीं होने वाली है। सुपरस्टार्स और डांसिंग नंबर के बीच में आज भी कोई एक ऐसा नाम है जो पूरे देश को आंख बंद करके भरोसा देता है कि भैया मूवी अच्छी होने वाली है, एक एक्सपीरियंस होने वाला है, और वो नाम है एस.एस. राजामौली। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने इंडियन मूवीज की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। उनके नाम से साउथ के सिनेमा को सिर्फ ग्लोबल पहचान नहीं मिली है, बल्कि बॉलीवुड को भी ये करके दिखाया कि देखो ऐसे बनती है हमेशा याद रखने वाली मूवीज। एस.एस. राजामौली 2015 में मूवी लेकर आए थे बाहुबली द बिगिनिंग, और फिर 2017 में बाहुबली द कंक्लूजन। इस मूवी ने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 1200 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, और उसके बाद हर डायरेक्टर को यकीन हो गया कि इंडियन मूवीज को भी ग्लोबल स्केल पर तारीफ मिल सकती है। फिर आया साल 2022 और एस.एस. राजामौली ने आरआरआर से एक बार फिर इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, हिस्ट्री लिख दी। पीरियड ड्रामा मूवी जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी, साथ में ब्रिटिश राज, बगावत और दोस्ती का गजब का कॉम्बिनेशन लेकर आए राजामौली, और इस मूवी के थ्रू इंडिया का पूरी दुनिया में नाम कर दिया। इस मूवी ने $150 मिलियन से ज्यादा का ग्लोबल कलेक्शन किया था, ऑस्कर तक गई। आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर भी जीता, और इंडियन म्यूजिक एक बार फिर से नई हाइट्स पर पहुंच गया। वो सब बातें जो की जाती थी कि एस.एस. राजामौली अपने आप में किंग हैं, ऐसे किंग जो आपको सामने नहीं दिखेंगे, लेकिन असल में उनकी ही ताकत से सब कुछ हो रहा होता है। और अब वो एक और बम गिराने वाले हैं जिसका नाम है SSMB 29। इस मूवी में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा अपने जलवे दिखाएंगे। इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मूवी का बजट 1000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि जल्द ही उनकी लिस्ट में एक और ऐसी मूवी आ जाएगी जिसे आप और मैं कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं? क्यों उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है? देखो, राजामौली बनना इतना आसान नहीं था। उसके लिए राजामौली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। वो एक ऐसे परिवार में अपना जन्म लेते हैं जहां पर पहले से ही सिनेमा का काम होता है। उनके पिता विजेंद्र प्रसाद शानदार स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक थे, लेकिन राजामौली ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो एक डायरेक्टर बनेंगे। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने अपने पापा की डांट से बचने के लिए बोल दिया था कि भैया वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ये वो टाइम था जब उनके पास कोई विजन नहीं था और कोई फिल्मोग्राफी की नॉलेज नहीं थी। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बिल्कुल मुन्ना भैया की तरह ही उनका जवाब था। उनके डायरेक्टर की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं क्रांति कुमार के साथ, जो साउथ के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक थे। फिर उन्होंने अपने पापा के साथ करीब करीब 6 सालों तक काम किया। अब एक डायरेक्टर और एक राइटर साथ में काम करने का उसे फायदा मिलता है। उन्होंने विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग का भरपूर आइडिया हो गया। ये अपने आप में उनकी मूवीज में आप देखते भी होंगे कब कौन सा एलिमेंट यूज होगा, कैसे वो मूवी को एनहांस करेगा, कहां पर स्टोरी से लोगों को एक बार फिर से जोड़ा जा सकता है। आपको उनकी मूवी से सब कुछ पता चल जाएगा। ये सारी चीजें इतनी स्मूथली एग्जीक्यूट करते हैं वो, जब आप उनकी मूवी देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी, लेकिन उनकी कहानियों को कोई भी डायरेक्टर सीरियसली नहीं लेता था। या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि भाई उस टाइम पर डायरेक्टर्स का ऐसा विजन जो राजामौली लेकर चल रहे थे वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे लोग। यही वजह है कि कुछ सालों बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी स्टोरीज को डायरेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने वो काम करना शुरू किया जो करने से डायरेक्टर्स अक्सर बचते थे। उनकी पहली कहानी, उनकी मूवी थी स्टूडेंट नंबर 1, जिसमें जूनियर एनटीआर थे। इसके बाद उन्होंने कई सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है। उन्होंने रग्बी के सहारे अपनी कहानी बताने की भी कोशिश की थी। तब इस मूवी के बारे में लोगों को ढंग से पता नहीं था। उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए और एक शानदार मूवी बना दी। इसके बाद उन्होंने अपने आप को खुद से एक स्टेप आगे बढ़ाया। छत्रपति और यमदोगा और मगधीरा जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया। ये मूवीज ऐसी थी जिन पर काम करने की हिम्मत सब में नहीं होती थी, लेकिन राजामौली ने रिस्क लिया। उन्होंने रिस्क लिया और रिस्क ने उन्हें एक मास डायरेक्टर बना दिया। ये एक अकेला रिस्क नहीं था जो उन्होंने अपनी मूवी में लिया। उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई जिसका लीड एक्टर एक मक्खी थी। हाँ, मक्खी मूवी शायद तुमने देखी होगी। एक्चुअली ये हिंदी डब में तुमने देखी होगी, पर साउथ में इसका नाम था एगा।
एगा नाम से ये रिलीज हुई थी और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। अब सोचिए, आपने कभी सोचा था कि डायरेक्टर एक मक्खी को लेकर इतनी इमोशनल थ्रिलिंग मूवी बना सकता है? लेकिन राजामौली ने यह साबित करके दिखाया कि अगर विजन और डेडिकेशन हो तो कहानी ऑडियंस के दिल को छू सकती है। राजामौली की मूवीज की सबसे बड़ी खासियत है उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका। उन्होंने वेस्ट को कॉपी करने की जगह पर इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ली। वो अपने कल्चर से जुड़े रहे, ऐसी कहानियां हमें देते रहे जो लोगों को टच करती थी। अगर आप बाहुबली को दोबारा देखोगे तो आप उसमें रामायण और महाभारत की झलक भी देख लोगे। देवसेना सीता माता की तरह जिनके हाथों में बेड़िया है, विलन भल्लाल देव रावण जैसा और बाहुबली जैसा राजा, यानी कि राम जैसा राजा, आदर्श राजा। और वहीं अगर आप बाहुबली के फर्स्ट पार्ट का पहला सीन देखोगे जिसमें वो शिवगामिनी महेंद्र बाहुबली को नदी से ऊपर लेकर जाती है, तो वो सीन खुद जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। इस तरह राजामौली बहुत अच्छे से इंडियन कल्चर को अपनी कहानियों से जोड़कर दिखाते हैं। अपनी मूवीज के बैकड्रॉप में किले, युद्ध, राजा और आम लोगों की कहानियां होती हैं। इन मूवी को समेटना बहुत मुश्किल काम है यार, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिससे पूरी दुनिया को समझ आ जाए। राजामौली की मूवीज ऐसी होती हैं जो लैंग्वेज के बैरियर को पार कर देती है, लेकिन वो दमदार इमोशनल कहानी के साथ लोगों को जोड़ लेती हैं। यही वजह है कि उनकी हर मूवी आज पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होती है और हर कोने से लोग उसे अपनाते भी हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि राजामौली बस अपनी मूवीज में सिर्फ अपनी चलाते हैं, बल्कि वो पूरी इंडस्ट्री के लिए भी सोचते हैं। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार हो या केजीएफ के प्रोड्यूसर, सब राजामौली से सलाह लेते हैं। पुष्पा 1 के रिलीज से पहले सुकुमार सर ने कहा था कि वो मूवी को सिर्फ तेलुगु में ही रखना चाहते हैं, लेकिन राजामौली ने उन्हें पैन इंडिया रिलीज करने के लिए मोटिवेट किया। नतीजा हम सबके सामने है। पुष्पा एक ब्लॉकबस्टर बनी और अल्लू अर्जुन ने इस चीज के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। यहाँ तक कि केजीएफ की टीम भी 2018 में राजामौली से मिलने गई थी ताकि जान सके कि क्या उनकी फिल्म को तेलुगु या पैन इंडिया लेवल पर लाया जा सकता है या फिर नहीं। राजामौली ने कहा, अगर आपकी स्टोरी में दम है तो भाषा मायने नहीं रखती है, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। केजीएफ इतिहास बन गई। आज पीरामलू, आवेशम, मंजूमल बॉयज जैसी मलयालम मूवीज भी पैन इंडिया सफल हो रही है, क्योंकि राजामौली ने उस मिथ को तोड़ दिया है जो कि रीजनल फिल्म में थिएटर तक ही सीमित रहती थी। राजामौली का विजन बस इतना सा नहीं है, वो अब SSMB 29 लेकर आ रहे हैं। इस मूवी को भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है। इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होगी। इस मूवी में महेश बाबू लीड रोल में होंगे और एक ग्लोबल एडवेंचर पर बेस्ड होगी। ये कितनी बड़ी मूवी होगी इससे समझो कि इसकी शूटिंग इंडिया से लेकर अफ्रीका, अमेजोन के जंगलों तक होगी। राजामौली साहब खुद कहते हैं कि अगर वो हॉलीवुड के साथ भी काम करेंगे ना तो कहानी भारतीय ही होगी। हर मूवी को बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन वो हर साल एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। राजामौली ने सिखाया है कि बड़े बजट VFX और पैन इंडिया रिलीज तभी काम करेगी जब आपकी कहानी दिल से निकलेगी। अगर इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड मैप पर जगह मिली है तो उसकी सबसे बड़ी वजह पता है ना कौन है? वो है SS राजामौली साहब। उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्टर के रूप में कभी काम नहीं किया, बल्कि एक आंदोलन के तरह काम किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारतीय कहानियों को भी एवेंजर्स और गेम ऑफ थ्रोन से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा सकता है। राजामौली के आने के बाद एक नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स ने सपना देखना शुरू कर दिया है। अब कोई भी डायरेक्टर सिर्फ अपने रीजन तक सीमित नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी मूवी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई जाए। तो भाई मेरे हिसाब से तो डायरेक्टर्स के बाप है राजामौली साहब। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? और SSMB 29 का तुम कितना वेट कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।